हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं दोस्तों। तो इसमें जो है ऐसा नहीं कि मैं केवल जो है आपको आंसर बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चंस है उसका जो कन्फ्यूजन है, डाउट है, वो सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो भी है मेरे दोस्त, आप रुकिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर देखिएगा, नहीं लगे तो फिर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है और ये एग्जाम के लिए काफ़ी वीवीआई सवाल है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक। ये आपको पता है दोस्तों, समतल में जो है दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक होता है और वस्तु का आकार के बराबर बनता है। ये सब आपको याद रखना है। दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर है। आगे दोस्तों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध है। तो इसके बीच क्या संबंध होता है दोस्तों, f बराबर r/2। यही होता है दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, f बराबर क्या होता है, r/2। ओके, तो यहाँ से हम 2 को इस तरफ भेज सकते हैं ना। जब 2 को इधर भेजेंगे तो बटा वाला इधर जाकर क्या होता है, गुना हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 2f बराबर क्या हो जाएगा, r। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं 2f बराबर r या r बराबर 2f आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसके अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा r बराबर 2f, यानी कि भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असह मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आवर्धन का कोई असह मात्रक नहीं होता है, चाहे वो दर्पण का हो या लेंस का हो। ओके, तो आवर्धन क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, समझ रहे ना। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसको आप याद रखें दोस्तों, ये आपको फंसाया केवल जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों ये आपको समझने वाली पॉइंट है, ये आपको समझना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि दर्पण हो या लेंस हो, दोनों में सेम वर्क करता है, समझ रहे हैं ना। एक चीज आपको यहाँ पर समझा रहे दोस्तों, जिस प्रकार दोस्तों आपको पता है ये आपका दर्पण होता है, समझ रहे हैं ना। और दर्पण का आपको पता है ये P जो है ना, प्रधान अक्ष P, ये आप ये कह सकते हैं, ये जो चतुर्थांश आपको है ना, ये आपका क्या होता है, x, और ये क्या होता है, x डैश। ठीक है ना। तो इसके इधर मापी गई सभी दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और इसके इस तरह मापी गई दूरी सभी क्या होता है, निगेटिव होता है। इसी प्रकार दर्पण में भी काम करता है, यानी इस ध्रुव P जो है ना, P के बाएं तरफ यानी इस तरफ जितने भी दूरी मापा जाएगा सभी क्या होगा, नेगेटिव, और इधर मापे गए सभी दूरी क्या होगा, पॉजिटिव। इसी प्रकार दोस्तों दर्पण भी आपका होता है, ये आपका हो गया अवतल लेंस और ये आपका हो गया उत्तल लेंस। इसमें भी आपका यहाँ पर जो है इसके बीच में जो होता है, ये इसके इस तरह मापी गए सभी दूरी क्या होगा, नेगेटिव, और इधर मापी गई दूरी सभी क्या होगा, पॉजिटिव। इस चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब यहाँ पर फोकस की बात कर रहा है। तो दोस्तों आपको सिंपल याद रखना है, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, जब आप वस्तु को, यहाँ पर आपको पता है कि उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस की बात कर रहा है, सॉरी, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि इस तरफ जितने भी दूरी मापी जाएगी पॉजिटिव, और इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तल लेंस के आगे जो आपका वस्तु रखा जाता है ना, इसका प्रतिबिंब यानी कि पहला जो लाइन जाती है, फोकस जो बनता है, वो कहाँ बनता है, दर्पण के इस तरफ बनता है। तो यहाँ से जब इस तरफ दूरी मापेंगे तो क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि उत्तल में हो रहा है पॉजिटिव, तो इसमें नेगेटिव तो होगा नहीं। तो किस लेंस में हो जाएगा, अवतल में हो जाएगा। उत्तल में नहीं होगा, किस में होगा, अवतल में होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ओके, तो किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक एंगस्ट्रम का मान होता है, तो एक एंगस्ट्रम का मान क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 होता है, -10 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ कर पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, परितारिका या आइरिस। ठीक है ना। आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर पुतली के बारे में बात कर रहा है, तो आपका जो है नेत्र जो होता है ना दोस्तों, ये जो आपका नेत्र है, ये आपका बाहरी भाग हो गया व्हाइट, और ये आपका हो गया ब्राउन, और बीच वाला जो भाग होता है ये क्या होता है, पुतली। तो इसको नियंत्रण कौन करता है, ये वाला भाग करता है, जिसको क्या कहा जाता है, आइरिस या परितारिका, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो हो जाएगा परितारिका। ओके, आगे है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है वह नेत्र किस से प्रीत है। तो आपको पता है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसमें वस्तु को दूर का ही वस्तु दिखता हो, नजदीक का वस्तु ना दिखता हो। और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसमें नेत्र को नजदीक का ही वस्तु दिखे, दूर का वस्तु ना दिखे। ठीक ना। तो यहाँ पर कह रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता हो, ठीक ना, नहीं देख पाता हो। तो जो नजदीक वस्तु को नहीं देख रहा है, दूर का दिख रहा है, तो इसका अंदर क्या, दूर दृष्टि दोष हो गया, कि दूर की मतलब जो है दिख रहा है वस्तु, नजदीक का नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष। तो नेत्र जो होगा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो 4 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकिरणित होता है? तो दोस्तों आपको पता है कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण जो अधिक परिकिरणित होता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? नीला, क्योंकि आपको पता है वायुमंडल में नीला ही रंग का अधिक परिकिरणित होने के कारण हमें आकाश का रंग क्या दिखता है? नीला दिखता है। ठीक ना, ये क्वेश्चन आपको पूछता भी है कि हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? तो दोस्तों क्या होगा, वायुमंडल में जो है नीला रंग जो है ना, नीले रंग को अधिक परिकिरणित किया जाता है, जिसके कारण जो पृथ्वी तक नीला रंग ज़्यादा मात्रा में पहुंच पाती है और हमें आकाश नीला दिखता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो आपको पता है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं? तो आपको पता है क्या हो जाएगा? विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं ना, वोल्ट मीटर से। ठीक ना, ये मीटर को विद्युत धारा को मापते हैं और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? चांदी। आप सबको पता है कि चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जिसमें कहा जा रहा है कि चाल का प्रतिरोध बढ़ता है। चाल का प्रतिरोध बढ़ता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तापक्रम बढ़ने से, यानी कि चालक का जब तापमान बढ़ता है ना, तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्योंकि आपको पता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है दोस्तों? तो तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर और तापमान पर, इस पर भी निर्भर करता है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम आपको पूछा जाता है कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो उसके मोटाई पर भी निर्भर करता है, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है और चालक तार पर भी निर्भर करता है कि वह कौन सा तार है। समझ रहे हैं ना, तांबा है कि लोहा है कि कॉपर एल्यूमिनियम, उस पर भी निर्भर करता है और तापमान पर भी निर्भर करता है। तो ये भी हो जाएगा, तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। समझ रहे हैं? आपको पता है परिनालिका, आपको पता है कि गोल जो है नली होती है जिसमें बहुत सारे कॉइल का तार का लपेटा होता है। उसी में कह रहा है कि भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या होता है? तो प्रत्येक जगह क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? समान। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है? तो आपको पता है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर मतलब जो अंदर प्रवेश करती है। तो इस प्रकार क्या होता है? वो एक लूप बनाती है गोल। समझ रहे हैं ना, उसका कहीं एंड नहीं होता, ऐसा लगता है वो एक लूप तैयार कर रही है। तो वह चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है उत्तरीय ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में वो एंट्री लेती है। ठीक ना। चुंबक क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? टेस्ला। सबको याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो हर्ट्ज हो जाएगा। आपको याद रखना दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? तो आपको इसमें पता है दोस्तों, आपका गोबर गैस हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, और उसके बाद क्या होगा? लकड़ी भी होगा, कोयला भी होगा, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। समझ रहे ना, तो 21 का सी आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। ठीक ना। आगे डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग दोस्तों कहाँ होता है बताइए? सबसे इजी क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है, गाड़ी में भी होता है दोस्तों, रेल इंजन में भी होता है और विद्युत उत्पादन में भी होता है। ये सभी में जो डीजल का उपयोग होता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अवतल दर्पण। ये सौर कुकर के लिए उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है 24 में चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो आपको पता है दोस्तों C12H22O11 होता है, इसको याद रखें दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, क्या हो जाएगा दोस्तों? उपचयन। क्या होगा? उपचयन। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण, और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसका कहते हैं अवकरण हो रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करा है? पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है, तो संयोग क्या है? ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण को ही अपचयन कहा जाता है और अवकरण को अपचयन कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन। ओके। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि AgCl, ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है? Ag अलग हो रहा है, Cl अलग हो रहा है, यानी कि एक ही यौगिक जो आपस में टूट करके वो AgCl में अलग अलग बढ़ जा रहा है। तो कह रहा है सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है ना। एक होता है संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो तत्वों का संयोग होता है। एक होता है अपघटन, विघटन या अपघटन अभिक्रिया, जो एक बड़े यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे तत्वों में विभाजित हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अपघटन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।